लेकिन सोचिए, इतना भव्य शहर, इतनी खूबसूरत इमारतें, इतनी ताकतवर सल्तनत, फिर भी कुछ ही सालों में ये शहर वीरान कैसे हो गया। अगर उस दौर की भाषा में कहें तो ये अकबर के जमाने का कॉन्फ्रेंस हॉल था, जहां उस समय दासियों और शाही परिवार से जुड़े बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। कि अकबर की एक राजपूत वाइफ थी और उनके लिए एक अलग ही महल बनवाया था इस शहर के अंदर अकबर ने। ये दुनिया का सबसे ऊंचा गेटवे है जो 54 मीटर ऊंचा और लगभग 34 मीटर वाइड है। कहा यह भी जाता है कि 1569 से 1571 के बीच अकबर ने शहर को बनवाना शुरू किया था। जो हम किताबों में आज तक देखते आए हैं, सुनते आए हैं, जब उसे हम हकीकत में देखते हैं तो लगता है कि नहीं यार, इतिहास मरा हुआ नहीं है, इतिहास अभी भी जिंदा है। इतिहास में कई ऐसे शहर हुए हैं जो सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बल्कि किसी बादशाह के सपनों से बनाए गए थे, और उन्हीं सपनों में से एक था फतेहपुर सीकरी। ताज पहन लेने से कोई बादशाह नहीं बनता, सल्तनत वो होती है जो वक्त गुजर जाने के बाद भी याद रहे। एक ऐसा शहर जो कभी मुगल बादशाह अकबर के दिल के बेहद करीब था, एक ऐसा शहर जहां सत्ता भी थी, शान भी थी और वो ताकत भी थी जिसके आगे कभी पूरा हिंदुस्तान झुक जाया करता था। लेकिन सोचिए, इतना भव्य शहर, इतनी खूबसूरत इमारतें, इतनी ताकतवर सल्तनत, फिर भी कुछ ही सालों में ये शहर वीरान कैसे हो गया। आज हम खड़े हैं अकबर के उस खामोश साम्राज्य में, जहां भले ही आज सन्नाटा पसरा हो, लेकिन कभी यहाँ घोड़ों की टापें गूंजती थीं, शाही नगाड़े बजते थे, सैनिक पहरा देते थे और एक बादशाह की आवाज़ पर पूरा हिंदुस्तान झुक जाया करता था। सो गाइज, जब हम लोग यहाँ पर आते हैं ना तो जनरली एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और हम गोल्फ कार्ट की टिकट लेते हैं और फिर ये हमें किले तक लेकर जाता है। बेसिकली फतेहपुर और सीकरी एक पूरा शहर बसा हुआ था और हम उसी शहर के अंदर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट इमारतें थी उनको विजिट करने वाले हैं। जैसे हम महल में जाएंगे, हम बुलंद दरवाज़ा को देखेंगे, उसी के साथ साथ कुछ दरगाह हैं, उन सबको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले गोल्फ कार्ट पर बैठते हैं और पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं फतेहपुर सीकरी। ये इतिहास की एक जीती जागती कहानी है जिसे लिखा था मुगल बादशाह अकबर ने। माना यह जाता है कि सूखे पहाड़ों के बीच में इस शहर को बसाया था बादशाह अकबर ने। इसी शहर के पास में दरगाह थी शेख सलीम चिश्ती की, जिनको अकबर बहुत ज़्यादा मानते थे। अब कहानी कुछ ऐसी है जो अबुल फजल बताते हैं कि अकबर की कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन शेख सलीम चिश्ती की ही आशीर्वाद से अकबर को एक बेटा हुआ 1569 में, जिसका आगे चलकर नाम पड़ा शहजादा सलीम। और उसी के बाद अकबर ने इस शहर को बसाया। इस शहर को बनाने की शुरुआत हुई थी 1571 से, और उसके बाद अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी में शिफ्ट कर दी थी। और सिर्फ राजधानी ही नहीं शिफ्ट की थी, बल्कि यहाँ पर उन्होंने एक पूरा शहर बसा दिया। ऑल्दो ये शहर केवल 15 सालों तक के लिए ही बसा रहा, क्योंकि 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी फिर से शिफ्ट कर दी थी। लेकिन हाँ, उन 15 सालों में अकबर ने एक इतिहास बना दिया, एक शहर बना दिया, एक कहानी बना दी। तो आज हम फतेहपुर सीकरी की इन दीवारों में उसी इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। जब आप फतेहपुर सीकरी की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में सबसे पहले आपको एक विशाल दरवाजा दिखाई देता है, जिसे कहा जाता है आगरा गेट। यहीं से शुरू होती है अकबर के उस शाही शहर में एंट्री, जो कभी पूरे मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते हैं वैसे वैसे ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास के अंदर चलते जा रहे हों। सबसे पहले आता है दीवान ए आम, यानी वह जगह जहां अकबर आम जनता की समस्याएं सुना करते थे। यहीं दूर दूर से लोग अपनी फरियाद लेकर आया करते थे और यहीं से पूरे साम्राज्य के लिए फैसले सुनाए जाते थे। सोचिए, आज जहां सन्नाटा है, कभी वहां हजारों लोगों की आवाजें गूंजती होंगी। तो जैसे ही हम इस कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसते हैं तो सबसे पहले आपको ये एक ओपन सा गार्डन जैसा एरिया देखने को मिलेगा। एंड इनफैक्ट सामने अगर आप देखेंगे तो एक क्लोज कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ये बेसिकली पूरा एरिया है दीवान ए आम। नाम से ही समझ आ रहा है कि ये आम लोगों के लिए होता था।
जनरली मुगल बादशाह जो होते थे उनके जितने भी महल होते थे उसमें वो दीवाने आम और दीवाने खास बनवाते थे। दीवाने आम में वो लोग आम लोगों से मिलते थे, जनरली बाहर के कोई भी लोग अगर आते थे तो बादशाह अकबर यहीं पर मिलते थे और बाहरी जितने भी काम होते थे वो यहीं पर होते थे। इसी के साथ साथ अगर आप इस पूरे ओपन ग्राउंड को देखेंगे तो यहाँ पर अकबर कई बार अपने एनिमल्स, अपने जानवरों को भी, अपने सेना में जो जानवर होते थे उनको भी देखते थे, उनको भी रिव्यू करते थे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर हाथियों को भी रखा जाता था, तो आप वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर देख सकते हैं। उसी पत्थर में हाथियों को बांधा जाता था इस गार्डन के अंदर, और जो भी हाथी होते थे जो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान भी करते थे या अकबर जिन हाथियों को क्लोजली इंस्पेक्ट करना चाहता था उनको लाकर यहीं पर रखा जाता था और फिर उनकी देखभाल की जाती थी, उनको जांचा जाता था। एंड इस तरीके से अकबर का ये एक कॉमन स्पेस था, एक ओपन स्पेस, जैसा आजकल हमारे घरों में हॉल होता है ना, तो आप यही समझ लीजिए कि अकबर के दरबार का वही हॉल था। तो ये पूरा दीवाने आम एरिया है जहां पर अकबर बेसिकली आम लोगों से मिलते थे और जो अपने राज्य के आम मसले होते थे उनको सुलझाते थे। इसके बाद हम पहुंचते हैं दीवाने खास में। अगर उस दौर की भाषा में कहें तो ये अकबर के जमाने का कॉन्फ्रेंस हॉल था। यहीं ऊपर वाले हिस्से में खास बैठकें हुआ करती थी, बीच में अकबर बैठा करते थे और चारों तरफ उनके नवरत्न और खास मंत्री। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है दीवाने खास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुगल बादशाहों के महल के अंदर हमेशा दीवाने आम और दीवाने खास होता था, लेकिन दीवाने खास वो जगह होती थी जहां पर बादशाह अपने मिनिस्टर्स से मिलते थे, अपने क्लोज वन से मिलते थे और अपने एडमिनिस्ट्रेशन या राज्य व्यवस्था के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते थे वो इसी दीवाने खास में लिए जाते थे। और इसीलिए आप इस बिल्डिंग को भी अगर देखेंगे तो उतनी ही खूबसूरती से बनाया गया है। यहाँ जो डिजाइन आप देख रहे हैं, कहा जाता है कि उसमें 7 धर्मों के प्रतीकों को मिलाकर एक खास आकृति बनाई गई थी, क्योंकि अकबर सिर्फ सत्ता चलाना नहीं चाहते थे, वह अलग अलग धर्मों और विचारों को एक साथ लाने की कोशिश भी करते थे। इसके ठीक पास मौजूद था ट्रेजरी। तो अब मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जो दीवाने खास के जस्ट पीछे है, ये है ट्रेजरी, जहां पर बेसिकली अकबर के राज्य का जो खजाना होता है वो रखा जाता था। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक मंडप जैसा जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसकी कलाकृति बहुत अनोखी है। माना जाता है ये जैन और इंडियन स्टाइल से इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस आर्किटेक्चर के अंदर बेसिकली जो हाथी हैं उनके जबड़ों से एक आर्किटेक्चर निकल कर आ रहा है, जो उसको बहुत खूबसूरत बनाता है। और आप इन बिल्डिंग्स के अंदर ये देख सकते हैं कि ये केवल इस्लामिक आर्किटेक्चर के फॉर्म में नहीं बनाई गई थी। इन बिल्डिंग स्टाइल्स को बोला जाता था इंडो इस्लामिक, जो इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर को मिक्स करके बनाया जाता था। सोचिए, जिस जगह पर कभी अकूत दौलत रखी जाती थी, आज वहां सिर्फ खामोशी बची है, अंधेरा पसरा है। अब ट्रेजरी से जब अपन आगे आते हैं तो यहाँ एक छोटे से दरवाजे के अंदर आप जाते हैं और यहाँ पर आपको एक गार्डन दिख रहा है, एक गैलरी दिख रही है। माना यह जाता है कि ये इस महल के अंदर बना हुआ एक दवाखाना था जहाँ पर पूरी हर्बल मेडिसिन होती थी और उसी के थ्रू सारे मेडिकेशंस होते थे। फिर आता है पंचमहल। 5 मंजिला ये इमारत उस दौर की इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना मानी जाती है। इसे इस तरह से बनाया गया था ताकि गर्मियों में भी यहाँ ठंडी हवा आती रहे, और कहा जाता है कि बादशाह और शाही परिवार यहाँ बैठकर शाम बिताया करते थे। ऊपर से पूरा फतेहपुर सीकरी दिखाई देता है और शायद यही वजह थी कि यह जगह शाही परिवार की पसंदीदा जगहों में से एक थी। अब जब हम बाहर आते हैं तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स ही दीवाने खास का कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जैसा हमने देखा था वो वाली बिल्डिंग, वहाँ पर अकबर अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठता था। ये ट्रेजरी हो गई। अब आगे आते हैं और आगे भी और कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, उनको देखते हैं। जैसे आप मेरे पीछे ये देख पा रहे होंगे, ये एक पिलर्ड बिल्डिंग बनी हुई है, ये वाली, ये मदरसा था जहाँ उस समय दासियों और शाही परिवार से जुड़े बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। यहाँ सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी, बल्कि शाही तहजीब और जीवन शैली भी सिखाई जाती थी। उसी के साथ साथ आप जब तो आपको वहाँ पर एक और रूम देखने को मिलेगा जो माना जाता है कि किसी प्रकार का एक मेकअप रूम था, या आप कह लीजिए एक प्रकार का किताब खाना भी था, कि वहाँ पे मेकअप भी किया जाता था, कुछ किताबें भी रखी हुई होती थी। आते हैं तो आप मेरे पीछे एक और बहुत बड़ा सा एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं। वो है दीवाने खास का ओपन कॉम्प्लेक्स, जहाँ राजा अकबर अपनी रानियों के साथ बैठते थे और बेसिकली जो म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज होती थी उनको एंजॉय करते थे। अब हम जब इस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा और अंदर आते हैं तो मैं आपको नजदीक से दिखाता हूं कि और क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत आप तालाब देख सकते हैं, पिलर्ड तालाब, विच वाज अनूप तालाब, और उसके बीच में आप एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ देख सकते हैं, एक चबूतरा सा बना हुआ देख सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि एक खूबसूरत शाम है और अकबर अपनी रानियों के साथ वहाँ बैठे हुए हैं उस कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ पर तानसेन जी की म्यूजिक का परफॉर्मेंस हो रहा है। अब
सोचने में कितना अच्छा लगता है। कई कहानियां तो यहाँ तक कहती हैं कि तानसेन के सुरों में इतनी ताकत थी कि जब वो राग मल्हार गाते थे तो मेघ बरसने लगते थे और उनके राग दीपक को सुनकर दीपक जल उठते थे। कितना अनोखा लगता है ना ये सब चीज़ें देखकर, जो हम किताबों में आज तक देखते आए हैं, सुनते आए हैं। जब उसे हम हकीकत में देखते हैं तो लगता है कि नहीं यार, इतिहास मरा हुआ नहीं है, इतिहास अभी भी जिंदा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक और छोटा सा महल या कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जो अकबर की पहली वाइफ रुकैया सुल्तान बेगम का महल माना जाता है। अब इस महल के जस्ट पीछे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर आपको मदरसा देखने को मिलता है। ये मदरसा जहाँ पर इस शहर के अंदर रह रहे बच्चों को इस्लामिक नॉलेज दिया जाता था, और इसी को एक पैसेज से कनेक्ट करके रुकैया बेगम के लिविंग प्लेस तक लेकर आया जाता है। अब ये जो महल है इसको कई बार शीश महल भी बोला जाता है, और इस महल की एक सबसे अनोखी बात यह है कि इस महल के अंदर जो कमरा आप देखेंगे वहां पर ब्लॉक्स में कांच लगाए गए थे, जो कांच बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं इस रूम के अंदर ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, ये जो आपको ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लॉक्स पहले खाली ब्लॉक्स नहीं थे, इनमें कांच लगे हुए थे, शीशे लगे हुए थे, इसलिए इसको शीश महल भी बोला जाता है। दीवारों पर की गई नक्काशी, खिड़कियों का डिजाइन और पत्थरों पर की गई बारीक कला आज भी उस दौर की शाही जिंदगी की झलक दिखाई देती है। और इसकी दीवारों पर ये जो नक्काशी की गई है, इन नक्काशियों में कई सारी रूबियां और हीरे जवाहरात भी जड़े हुए थे, जिसे बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने निकाल दिया था। इसी के साथ साथ इस बिल्डिंग की एक सबसे अनोखी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप ध्यान देंगे तो देखने में ये ऐसा लग रहा है कि लकड़ी का बना है, लेकिन ये लकड़ी का नहीं बना है, इसमें पत्थर से नक्काशी की गई, और वो नक्काशी इतनी खूबसूरती से की गई है कि ये एक लकड़ी के काम जैसा हमें दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि मानो लकड़ी के ऊपर ये काम किया गया है। और इसके बाद पहुंचते हैं अकबर के निजी कक्ष में, जिसे ख्वाबगाह ऑफ अकबर कहा जाता है, यानी अकबर का बेडरूम। आज भले ही यहाँ सिर्फ पत्थर दिखाई देते हो, लेकिन सोचिए उस समय ये कमरा कितना शानदार और खूबसूरत रहा होगा। यहीं बैठकर शायद अकबर रात में अपने फैसलों के बारे में सोचते होंगे और आने वाले युद्धों की रणनीति बनाते होंगे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है बीरबल पैलेस। आपने अकबर बीरबल की कहानियां तो बहुत ज़्यादा सुनी ही होंगी। तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे बीरबल, और माना जाता है कि ये जो घर है ये बीरबल के रहने का घर था। कहा जाता है कि बीरबल अकबर के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक थे। उनकी बुद्धिमानी और समझदारी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। इस महल की खूबसूरती देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अकबर अपने खास लोगों को कितना सम्मान देते थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा शहर पहाड़ों पे बसा हुआ था, ऐसी पहाड़ी चट्टानों पर जहाँ पर लाल बलुआ पत्थर या रेड सैंडस्टोन मिलते हैं। एंड इनफैक्ट आपने देखा होगा कि ये पूरा शहर, यहाँ पर जितनी भी इमारतें हैं वो उन्हीं लाल पत्थरों से बनाई गई हैं, और शाम होते होते तक तो ये और खूबसूरत लगती है। और यही इस शहर की बहुत खास बात है कि ये पूरा का पूरा लाल बलुआ पत्थर या रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। आपको पता है जोधा अकबर, हमेशा जब भी नाम लिया जाता है तो जोधाबाई जी का भी नाम लिया जाता है, जो कि अकबर की एक राजपूत वाइफ थी, और उनके लिए एक अलग ही महल बनवाया था इस शहर के अंदर अकबर ने। तो आइए देखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। सो दोस्तों, ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर जोधाबाई का महल था। इसको हरम भी बोला जाता है। अब हरम क्या होता था? मुगल बादशाह के महल के अंदर जो एक उनका इंडिविजुअल या पर्सनल स्पेस होता था, जहाँ पर राजा के घर की महिलाएं रहती थी, उसको हरम बोला जाता था। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये महल के सबसे पिछले हिस्से में होता था। अब जोधाबाई जी जब अकबर जी से शादी करती हैं, उनके सामने दो शर्तें रखी थी। पहला ये कि वो जहाँ कहीं पे भी रहेंगी वहाँ पर उनको एक अलग किचन चाहिए, और दूसरा कि वो जहाँ कहीं पर भी रहेंगी वहाँ पर उनको पूजा करने के लिए एक मंदिर भी चाहिए। अब आप मेरे पीछे अगर ध्यान देंगे तो ये जो बिल्डिंग है ये माना जाता है कि जोधाबाई जी का किचन था। यहाँ पर उनका अलग से अपना खाना बनता था जो वो अपने लिए कुक करती थी। ये मरियम उस ज़मानी का रहवास स्थान था, उनका लिविंग प्लेस था। अब इसके अंदर आपको बहुत खूबसूरत चित्रकारी देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ अबुल फैज़ी जी ने जो कुछ अरबी और पर्शियन भाषा में बातें लिखी हुई हैं, वो सब भी इस दीवार में आपको देखने को मिल जाती हैं। उसी के साथ साथ जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप मेरे पीछे ये एक पूरा पैलेस देख सकते हैं, जिसको जोधाबाई का पैलेस भी बोला जाता है ना। इस पैलेस में अगर आप ध्यान देंगे तो ऊपर छतरियां बनी हुई हैं और सामने इस प्रकार से खिड़कियां बनी हुई हैं। ये दिखाता है कि किस प्रकार से इंडियन आर्किटेक्चर के अंदर इंडियन या हिंदू और इस्लामिक कल्चर को मिक्स किया गया है। जैसा मैंने पहले बताया था, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर और इंडियन आर्किटेक्चर को मिक्स किया गया था। एक इस्लामिक और राजस्थानी आर्किटेक्चर को यहाँ पर मिक्स करके बनाया गया था। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि जोधाबाई के इस पैलेस में क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद आता है जोधाबाई पैलेस। ये महल हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का बेहद खूबसूरत संगम माना जाता है।
तो गाइज ये है जोधाबाई जी का पैलेस। अब आप इस पूरे कोर्टयार्ड को देख सकते हैं ध्यान से। इस पूरे कोर्टयार्ड में आपको तीन तरफ बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। अब आइए बताता हूँ एक एक करके कि ये सारी बिल्डिंग्स क्या थी। बेसिकली मेरे राइट हैंड साइड और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दो महल देखने को मिलेंगे जो जोधाबाई जी के महल थे। अब बताया यह जाता है कि इनमें से जो ये वाला महल था इसमें जोधाबाई जी रहती थी सर्दी के मौसम में, और ये वाला जो महल था इसमें वो रहती थी गर्मी के मौसम में। ऐसा क्यों? बिकॉज इन दोनों महलों की जो बनावट थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी। इस महल को पूरी तरीके से क्लोज किया गया था और उसके ऊपर अगर आप देखें तो जो उसकी छत बनाई गई है वो इस तरीके से बनाई गई थी कि वो हीट को एब्जॉर्व कर सके और सर्दियों के मौसम में इस पूरे कॉम्प्लेक्स को गर्म रख सके। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप आकर मेरे साथ देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स को, तो इस कॉम्प्लेक्स के पीछे ऊपर एक छतरी बनाई गई थी जिस छतरी से ताज़ी हवा अंदर आ सके। अब गर्मी के मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो उस छतरी के थ्रू ताज़ी हवा अंदर आती थी और जोधा बेगम गर्मी के महीने में इस वाले महल के अंदर रहती थी। आप अगर मेरे पीछे देख पा रहे होंगे वहाँ खिड़की से, तो आपको एक छतरी, एक जाली जैसा, विंडो जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जो गर्मी में हवा देने के लिए काम आता था। इसी के साथ साथ जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकबर से शादी करने से पहले जोधाबाई जी ने उनके सामने दो शर्तें रखी थी, जिसमें से दूसरी शर्त ये थी कि वो जहाँ कहीं पर भी रहेंगी वहाँ पर एक मंदिर होना चाहिए जहाँ पर वो अपने हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर सकें। उन्होंने अपना धर्म बदलने से मना कर दिया था। तो इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखेंगे तो मेरे पीछे ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये वही मंदिर है जहाँ पर जोधाबाई जी पूजा किया करती थी, जहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी गई थी। कहा जाता है कि जोधाबाई नियमित रूप से यहाँ पूजा किया करती थी। एंड सबसे अच्छी बात आप देखेंगे कि सेंटर में यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है जहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा हुआ होता था और जोधाबाई जी उस तुलसी के पौधे की पूजा किया करती थी। तो हमने फतेहपुर तो देख लिया। अब फतेहपुर और सीकरी ये दो अलग अलग सेटलमेंट्स हैं। फतेहपुर हमने देखा वो बेसिकली रॉयल रेसिडेंस था जहाँ पर राजा रहता था, राजा का दरबार था, राजा का रेसिडेंस था, एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट था। और दूसरा उसी के जस्ट पीछे है सीकरी। सीकरी वो सेटलमेंट है जो कि एक रिलीजियस, आप कह सकते हैं एक धार्मिक सेटलमेंट है, जहाँ पर आपको बुलंद दरवाज़ा देखने को मिलेगा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मेरे पीछे है बुलंद दरवाज़ा, द गेट ऑफ विक्ट्री। ये दुनिया का सबसे ऊंचा गेटवे है जो 54 मीटर ऊंचा और लगभग 34 मीटर वाइड है। इस गेटवे के अंदर आपको देखने को मिलेगा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और उसी के साथ साथ जामा मस्जिद। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा फतेहपुर सीकरी का शहर। माना जाता है कि इस गेटवे को अकबर ने अपनी गुजरात विक्ट्री के बाद बनवाया था 1573 में। गुजरात के आखिरी सुल्तान मुजफ्फर शाह को अकबर ने हराया था और उसके बाद इस गेटवे का निर्माण कराया था। माना जाता है कि गेटवे की इनिशियल प्लानिंग 1571 से शुरू हो गई थी, लेकिन ये कंप्लीट हुआ था 1601 में। एंड जैसा मैंने बताया बुलंद दरवाज़ा ये इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का मिक्सचर है और इसके पीछे आपको देखने को मिलेगा कि ये कितना विशाल है और यहाँ पर कैसे आर्चेस बनाए गए हैं, कैसे गेट्स बनाए गए हैं। एंड अगेन मैं दोहराता हूँ ये दुनिया का सबसे ऊँचा गेटवे है। इस दरवाजे पर एक संदेश लिखा हुआ है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। दुनिया एक पुल की तरह है, इस पर से गुजर जाओ लेकिन इसे अपना घर मत बना लेना। फतेहपुर सीकरी की पूरी कहानी भी यही कहती है कि चाहे सल्तनत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन वक्त सबको खामोश कर देता है। तो जैसे ही आप गेट से अंदर आते हैं आपको देखने को मिलती है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। कहा यह भी जाता है कि 1569 से 1571 के बीच अकबर ने शहर को बनवाना शुरू किया था और इसके पीछे सिर्फ राजनीति नहीं, एक आस्था भी छुपी थी। अकबर अक्सर सूफी संत सलीम चिश्ती से मिलने सीकरी आया करते थे और क्योंकि संत ने एक भविष्यवाणी की थी कि यहाँ अकबर का पुत्र जन्म लेगा और यह भविष्यवाणी सच हुई।
जब जहांगीर का जन्म हुआ तो अकबर ने खुशी में यहाँ एक पूरा शहर बसाने का फैसला किया। फिर क्या था, फिर बसना शुरू हुआ ये सपना, लाल बलुआ पत्थरों से सजा हुआ एक ऐसा शहर जिसकी हर इमारत मुगल सल्तनत की ताकत और अकबर की सोच को बयां करती थी। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पूरे भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और हर धर्म और हर जाति के लोग यहाँ बाबा की दरगाह में आते हैं। लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर धागे बांधते हैं और कहा जाता है कि सलीम चिश्ती दरगाह में सच्चे दिल से मांगी गई हर मन्नत पूरी ज़रूर होती है। उसी के साथ साथ आप दरगाह के बगल में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक मज़ार बनी हुई है जिनमें कई सारी कब्रें हैं। अब ये जो कब्र या मज़ारें हैं, इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि चिश्ती फैमिली में आगे चलकर जो भी संत हुए, जो भी लेडीज हुई, उन सबको यहीं पर दफनाया गया था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, ये वाइट मार्बल से बनी हुई है और जैसा कि इतिहास की किताबों के अंदर देखा है आपने, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई होती है। इसी के बगल में अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये है जामा मस्जिद, जिस मस्जिद को शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के बगल में ही बसाया गया था जब सीकरी शहर को अकबर ने बनवाया था। तो दोस्तों, यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी जर्नी फतेहपुर सीकरी की, एक ऐतिहासिक शहर जहाँ पर आपको देखने को मिला कि किस प्रकार से धर्म को साम्राज्य के साथ जोड़ा गया। अकबर ने किस तरीके से अपनी धार्मिक विचारधाराओं को मानते हुए अपनी कैपिटल को आगरा से फतेहपुर शिफ्ट कर दिया। अब यहीं से 40 किलोमीटर दूर आगरा लोकेटेड है, जहां पर अकबर के आगे आने वाले वंशज शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल। तो चलिए देखते हैं कुछ झलकियां ताजमहल की। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा और आगरा में हम देखने जा रहे हैं वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल को। अब ताजमहल व्हाइट मार्बल से बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत मकबरा है। अब सुनने में बहुत अजीब लगता है ना कि इतना खूबसूरत और एक मकबरा कैसे हो सकता है, एक कब्र कैसे हो सकती है। बिल्कुल, तो शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज के लिए ये कब्र बनवाई थी और ये दुनिया के वन ऑफ द 7 वंडर्स में इंक्लूड होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ताजमहल कितना खूबसूरत है। और अब इन्हीं कहानियों का अगला अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है। हम बढ़ रहे हैं उस जगह की तरफ जिसे देखने के बाद दुनिया ने कहा था कि अगर धरती पर कहीं जन्नत जैसी खूबसूरती है तो वह यही है। फतेहपुर सीकरी से ताजमहल बस 1 घंटे की दूरी पर था, तो हमने भी सोचा इतिहास के साथ साथ आपको मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी भी दिखा दी जाए। ताजमहल, जहां एक बादशाह ने अपनी बेगम की याद में ऐसी इमारत बनवाई जो सदियों बाद भी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में गिनी जाती है। सफ़ेद संगमरमर से बना ताजमहल दिन के हर पहर में अपना रंग बदलता है। सुबह हल्की गुलाबी, दोपहर में चमकता सफ़ेद और शाम होते होते सुनहरा सा दिखाई देने लगता है। यहाँ की दीवारों पर की गई कारीगरी इतनी बारीक है कि पत्थरों में उकेरे गए फूल आज भी असली लगते हैं। चारों तरफ बने खूबसूरत बाग, बीच में चमकता सफ़ेद गुंबद और सामने पानी में दिखाई देता उसका प्रतिबिंब ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे देखकर हर इंसान कुछ पल के लिए बस ठहर जाता है। ताजमहल की सबसे खास बात यह है कि जितना इसे तस्वीरों में खूबसूरत देखा जाता है, असल में ये उससे कहीं ज़्यादा भव्य महसूस होता है। कुछ इमारतें इतिहास बनाती हैं और कुछ एहसास। ताजमहल दोनों का सबसे खूबसूरत संगम है। तो चलिए, इतिहास के इस सफ़र में साथ चलने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में।